लेकिन असली कहानी और उसके ऊपर मूवी बनाना ये दोनों अलग-अलग चीजें होती है। मुझे ऐसे नहीं लगता कि 1962 की लड़ाई में इस तरीके का कोई टेलीस्कोप हमारे पास अवेलेबल होगा। अब ये मूवी है और फरहान अख्तर के कैरेक्टर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए ये कुछ चेंज किए गए होंगे, तो ये सब एक्सेप्टेड है। रिसेंटली फरहान अख्तर की 120 बहादुर मूवी देखी है और मैंने सोचा इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बना जाए जो रिव्यू के स्वरूप में होगा। अब मातृभूमि चैनल के ऊपर इस मूवी का रिव्यू तो बनता है। इस मूवी में काफी हद तक सही चीजों को दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन असली कहानी और उसके ऊपर मूवी बनाना ये दोनों अलग अलग चीजें होती है। सबसे पहले मूवी बनाने के लिए पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है और फरहान अख्तर और जो प्रोड्यूसर्स है वो ये जरूर चाहते होंगे कि जो पैसे उन्होंने लगाए हैं उससे कई गुना पैसे उनके पास वापस आ जाए। तो इसलिए मूवी का शूटिंग या मूवी की कहानी इस तरीके से थोड़ी बहुत बदली जाती है कि ऑडियंस के साथ इमोशनल कनेक्ट बनाया जाए। ऐसा करते वक्त ऑडियंस का रिसर्च किया जाता है, पुराने क्या ट्रेंड्स है, पुरानी जो हिस्टोरिकल मूवीज बनी है वो कैसी चली है वगैरह बातों के ऊपर रिसर्च किया जाता है। अगर आप केवल हॉलीवुड मूवीज जैसे सेविंग प्राइवेट रायन या एनिमी एट द गेट्स वगैरह देखकर आप इस मूवी को देखने जाएंगे तो इस मूवी के जो एक्शन सीन्स है वो शायद आपको इतने इंप्रेसिव ना लगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये मूवी सिर्फ इंडियन ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई हुई है। इस लड़ाई को अब काफी साल गुजर चुके हैं और आर्मी में भी जो रिकॉर्ड्स अवेलेबल है इस लड़ाई के बारे में वो है, लेकिन वो बहुत कम मात्रा में है और कुछ एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है या रिकॉर्ड्स है, उसको जाहिर है कि आप सबको नहीं बता सकते हो। इसलिए मेजर शैतान सिंह या उनके 120 बहादुरों ने जो एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर कार्रवाई की वो अगर लिखना शुरू कर दे तो शायद किताबें भर जाएगी। तो बेसिकली मूवी ऐसी बनाई जाती है कि वो दर्शकों को अच्छी भी लगे और अपना जो पैसा लगाया हुआ है वो भी वापस आ जाए। उदाहरण के तौर पर मूवी में एक सीन है स्नाइपर का, जिसके अंदर मेजर शैतान सिंह आगे जाते हैं और चाइना के स्नाइपर को मार गिराते हैं। चाइनीज आर्मी का स्नाइपर आगे खड़ा हुआ है और मेजर शैतान सिंह को मारने की कोशिश कर रहा है। उसके पीछे इंडियन आर्मी का स्नाइपर है। अब इन दोनों में काफी डिस्टेंस है और हवा की स्पीड और दिशा की वजह से चाइनीज आर्मी का स्नाइपर मेजर शैतान सिंह को नहीं मार सकता है। तो मेजर शैतान सिंह स्पीड और दिशा का अंदाज लगाते हैं और उनके साथ ही चाइनीज स्नाइपर को मौत के घाट उतारते हैं। ये जो हवा का स्पीड और रुख डिसाइड करने का जो तरीका है वो काफी हद तक सही दिखाया गया है, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसे हुआ होगा या नहीं इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन देखने के लिए ये सीन बड़ा अच्छा दिखता है और एक तरीके से बॉर्डर मूवी का वो सीन जिसमें सनी देओल दुश्मन की तरफ बिना किसी प्रोटेक्शन से आगे बढ़ते हैं वो सीन याद आ जाता है। अब उस स्नाइपर वाले सीन में हमारे सेना के पास जो राइफल थी उसके ऊपर एक टेलीस्कोप दिखाया गया है जो एक्चुअल में काफी मॉडर्न दिखता है। मुझे ऐसे नहीं लगता कि 1962 की लड़ाई में इस तरीके का कोई टेलीस्कोप हमारे पास अवेलेबल होगा। ये एक थोड़ा सा डिटेल चेक करना जरूर चाहिए था, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ इसमें से कुछ एक चीजें गलत हुई है और कुछ एक चीजें सही हैं। एक सीन में मेजर शैतान सिंह जब अपने वाइफ से बात कर रहे होते हैं, जब सरहद पर दुश्मन से भिड़ने जाऊंगा तब क्या करूं? उनके शोल्डर के ऊपर कुमाऊं रेजिमेंट नहीं लेकिन कुछ और ही टाइटल लिखा हुआ है। आप मूवी में इस चीज को ध्यान से पक्का देखिएगा, क्योंकि उस समय वो स्टेट फोर्सेस का हिस्सा थे। मेजर शैतान सिंह को बाद में कुमाऊं रेजिमेंट में ट्रांसफर किया गया था। ये चीज अच्छी तरीके से दिखाई गई है और इस डिटेल्स के लिए फिल्म मेकर्स को सैल्यूट है। साथ ही में मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मेजर शैतान सिंह और जवानों को पहली बार दिखाया गया था एल्टीट्यूड एरिया में तो उनके जूते का एक क्लोजअप लिया गया था। अब वो जो जूता है वो मॉडर्न जमाने का दिख रहा है। 1962 और उस समय में डीएमएस यूज किए जाते थे जिसके नीचे कील और घोड़े की नाल तक लगाई जाती थी, लेकिन जो जूते फरहान अख्तर इस्तेमाल करते हैं वो काफी मॉडर्न है। ये एक छोटा सा डिटेल है जो इतनी बड़ी प्रोडक्शन में शायद मिस हो गया। दूसरा एक जो एस्पेक्ट है वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, वो है भाषा। हम चीन की तरफ से होने वाले हमले की तैयारी में जुटे थे, 12-24 डिग्री के भी नीचे। सिर्फ एक मेजर साहब थे जो ठंड से बेखबर थे, उनके अंदर जैसे कोई आग जल रही हो। देखिए, जो 120 बहादुर थे वो सारे के सारे अहीर थे और इनके बात करने का ढंग थोड़ा अलग होता है। तो मूवी में मैंने देखा कि जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट किरदार था रेडियो ऑपरेटर, वो हरियाणवी स्टाइल में बात कर रहा था
लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ऐसे लगता है कि वो एक्टर जानबूझ के वो एक्सेंट निकालने की कोशिश कर रहा है। उसने काफी कोशिश की है एक्सेंट निकालने की, लेकिन वो उसमें फेल हो गया। साथ ही में जब ये रेडियो ऑपरेटर हरियाणवी स्टाइल में बात कर रहा है, तब सारे जवान नॉर्मल हिंदी में बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा कान में अजीब लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये लार्जर ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए शायद किया गया है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये एक्सेंट सभी को पसंद आए। दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो 13 कुमाऊं के कमांडिंग ऑफिसर दिखाए गए हैं, ये कैरेक्टर दीपराज राणा ने प्ले किया है, लेकिन मेरे हिसाब से कमांडिंग ऑफिसर 13 कुमाऊं को काफी कमजोर दिखाया गया है। भारतीय सेना में कमांडिंग ऑफिसर को कोई अगर बड़ा अधिकारी बोले कि आपके फौजी या आपके बंदे अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले रिएक्शन तो गुस्से का होता है, क्योंकि हर एक कमांडिंग ऑफिसर को अपने ट्रुप्स के ऊपर गर्व होता है। यहाँ पे दिखाया गया है कि कमांडिंग ऑफिसर जो ब्रिगेड कमांडर बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। इस टाइम पे ये भी दिखाया गया था कि जब ब्रिगेडियर कमांडिंग ऑफिसर साहब को कुछ ब्रीफ कर रहे हैं, तब मेजर शैतान सिंह को वहां पे होना चाहिए था, लेकिन वो आगे दुश्मन की रेकी करने के लिए निकल गए थे। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है। अब ये मूवी है और फरहान अख्तर के कैरेक्टर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए ये कुछ चेंज किए गए होंगे, तो ये सब एक्सेप्टेड है। मूवी के सेकंड हाफ में जो रजांगला की लड़ाई दिखाई गई है, वो काफी बढ़िया तरीके से दिखाई गई है। और जहां तक स्पेशल इफेक्ट का सवाल है, उदाहरण के तौर पर मशीन गन की पोजीशन, फायरिंग, दुश्मन के मोटर की पोजीशन, फायरिंग और उसका इफेक्ट, ये सब बहुत ही बढ़िया दिखाया गया है। आप देखेंगे कि चाइना के मोटर के फायरिंग के बाद हमारे जवानों को काफी नुकसान होना शुरू हो गया, और ये बिल्कुल सही दिखाया गया है, क्योंकि जब आर्टिलरी और मोटर का फायर होता है और अगर आपके सर के ऊपर प्रोटेक्शन, यानी जिसको ओवरहेड प्रोटेक्शन बोलते हैं, अगर वो नहीं है, तो जो बॉम्ब के स्प्लिंटर्स होते हैं उसकी वजह से जबरदस्त नुकसान होता है। मेजर शैतान सिंह लड़ाई के दौरान एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक अपनी पोजीशन चेंज कर करके लड़ रहे थे। ये बिल्कुल सही तरीके से दिखाया गया है। जब भी मेजर शैतान सिंह एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब उनके साथ हमेशा कोई ना कोई होता है। लड़ाई की हालात में जब कंपनी कमांडर या प्लाटून कमांडर, जो जेसीओ साहब होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं, तो उनके साथ हमेशा कोई ना कोई जवान होता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए उनके साथ उनका रेडियो ऑपरेटर चलता है, और साथ में हमेशा बड़ी भी साथ में चलता है। तो फिल्म मेकर्स को एक तरीके से बहुत बहुत बधाइयां, ये सारी डिटेल दिखाने के लिए। मूवी को काफी अच्छी तरीके से और इमोशनल तरीके से फिल्माया गया है, स्पेशली जब मेजर शैतान सिंह वीर गति को प्राप्त होते हैं। वो सीन बड़ा भावुक है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। रेडियो ऑपरेटर तो बच के वापस आ गए थे, ये बात तो सही है, लेकिन उनके साथ एक और व्यक्ति थे, वे थे नायक हुकुमचंद। नायक हुकुमचंद और रेडियो ऑपरेटर, इन दोनों को मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया था कि उनको उनकी हालत पर छोड़ दिया जाए और वापस जाके सारी दुनिया को ये कहानी बताई जाए। लेकिन इसके बावजूद भी नायक हुकुम सिंह ने मेजर शैतान सिंह के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और वो मेजर शैतान सिंह के साथ डटे रहे। मेजर शैतान सिंह के वीर गति को प्राप्त होने के बाद उन्होंने चाइनीज सेना के ऊपर हमला बोल दिया और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। इसलिए उनको मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये डिटेल थोड़ा सा यहाँ पे मिस हुआ था। अब पूरे 120 जवानों की बहादुरी सिर्फ 2 से 3 घंटों में बताना तो मुश्किल है, लेकिन ये सबसे आखिरी वाला और सबसे महत्वपूर्ण सीन था, और उसमें मेरे हिसाब से अगर नायक हुकुमचंद को दिखाया जाता तो ज्यादा ठीक रहता, क्योंकि वो और रेडियो ऑपरेटर ही वो 2 आखिरी इंसान थे जिन्होंने मेजर शैतान सिंह को आखिरी बार जीवित देखा था। अब बड़ी बड़ी फिल्मों में शूटिंग में अगर स्पेशली अगर वो वॉर मूवी हो तो ऐसे डिटेल्स थोड़े थोड़े मिस हो जाते हैं, लेकिन इस जगह पे नायक हुकुमचंद का जिक्र जरूरी था। ओवरऑल ये मूवी बहुत ही अच्छी बनी है और ऑडियंस को कनेक्ट करती है। तुम सब किसान के बेटे हो, जमीन के लिए लड़ना तुम सबके खून में। सभी कलाकारों ने अपने कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से निभाया है। भारतीय सेना में जो ऑफिसर्स और जवानों के बीच में या जवानों के बीच में जो आपसी ताल्लुकात होते हैं, छोटी सी नोकझोंक होती रहती है, जो उनका आपसी तालमेल होता है, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, वो एक बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। और ये काफी हद तक सही है, क्योंकि जब ऐसा आपसी तालमेल हो तो कोई भी टास्क या कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं होती। तो सलाम है उन सारे 120 अहित जवानों को, उनके लीडर मेजर शैतान सिंह को, जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। जय हिंद, कालिका माता की जय, दादा किशन की जय। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे कई और वीडियोस लेके आऊंगा।